नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, जो आज हम सवाल डिस्कस कर रहे हैं वह सबसे पहले हिंदी में पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या है? कहता है 1919 के मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। पहला स्टेटमेंट। दूसरा कहता है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया तो क्या मतलब है? विधानमंडल में आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। इस चीज को समझिएगा। कहता है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? इसको देखिएगा। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, और डी न तो एक और न तो दो ही। इसको इंग्लिश में पढ़ लें तो और ज्यादा क्लियरिटी होगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, द मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म of 1919 recommended क्या? तो granting voting rights to all women above the age of 21। क्लियर हो रहा है? दूसरा ऑप्शन कहता है the government of India Act of 1935 gave women reserved seats। इसको याद रखिएगा, reserved seats in legislature। Which of the statements given above is correct? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, जो हिंदी में है इंग्लिश में सेम है। ये सवाल है। इस सवाल को देखने से पहले हमें क्या क्या देखना है? मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के बारे में, उसके बाद जो इनको वोटिंग राइट्स दिया गया है ये देखना है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जानना, एंड द रिजर्व सीट्स क्या होता है ये देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी क्या होता है। ये जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक इसका सही आंसर हम नहीं निकाल पाएंगे। ये सब हम जानेंगे। बने रहिए अंत तक, आपको बहुत ही आनंद आएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं, एक चीज है यूनिवर्सल सफरेज एंड सोशल ऑर्डर। इस कंसेप्ट को समझिए। सोशल ऑर्डर क्या होता है? एक आदमी इतना, एक आदमी इससे बड़ा, एक आदमी इससे बड़ा, इससे बड़ा। इसको क्या बोलते हैं? सोशल ऑर्डर। ऑर्डर में हायरार्की में ये छोटा, सबसे बड़ा ये, इससे बड़ा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इसको सोशल ऑर्डर बोलते हैं ना, हायरार्की। तो कहता है कि यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है हर किसी को, जस्ट आदमी के रूप में वो पैदा लिया है, 21 साल हो गया है तो उसको हर किसी को वोट देने का अधिकार है। ये कहते नहीं, सोशल ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए उसको वोट देने का अधिकार है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया जब तक नहीं होगा तब तक उसको वोट देने का अधिकार नहीं होगा। मतलब सोशल ऑर्डर यहाँ पे प्रिविलेज करता है। अब समझते हैं, जो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था 1919 का, उन्होंने कहा नॉट रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल वुमेन अबव द एज। ऐसा नहीं किया था उन्होंने। वास्तव में उन्होंने रिकमेंड किया था कि वोटिंग राइट्स टू वुमेन इन द लिमिटेड नंबर होना चाहिए और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए, टैक्स होना चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए। प्रॉपर्टी, टैक्स एंड एजुकेशन, ये तीन चीज इस सोशल ऑर्डर को निर्धारित करता था, डिसाइड करता था। जिसके पास अच्छा एजुकेशन है, जिसके पास इस लेवल से ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जो इससे ज़्यादा टैक्स देता है, इन तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पे, इन तीनों स्केल के बेसिस पे ये सोशल ऑर्डर को आधार मानते हुए इसमें यूनिवर्सल जो सफरेज है उसको नहीं माना गया। ये बात क्लियर हो गया। अर्थात स्टेटमेंट नंबर 1 जो है वो डाउटफुल है, मतलब वो गलत है। क्लियर हो गया? हाँ, उसके बाद दूसरा ऑप्शन कहता है, उसमें हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बात करें
तो कहता है गिव वुमेन सेपरेट इलेक्टोरेट, इसको ध्यान दीजिएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया है, एंड डिड नॉट रिजर्व सीट्स फॉर वुमेन इन लेजिस्लेचर। यहाँ देखिएगा ये सेपरेट इलेक्टोरेट होता है, एक रिजर्व सीट होता है, आगे हम बात करेंगे वो दोनों क्या होता है। इट प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स टू डिप्रेस्ड क्लास एंड लेबर आल्सो, मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है डिप्रेस्ड क्लास को और लेबर्स इनको भी दिया था, मुस्लिम को तो पहले दे ही चुका था। इसमें एक्ट की बात कर रहे हैं। ये है लक्ष्मीकांत का बुक पॉलिटी का, उसमें एक चैप्टर है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जितने भी है, तो उसमें 1.8 में लिखा गया है, 5 नंबर पॉइंट में कहता है इट फर्दर एक्सटेंडेड टू प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन बाय प्रोवाइडिंग, ये क्या है, प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कैसे, तो सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा फॉर डिप्रेस्ड क्लास या शेड्यूल क्लास, वुमेन एंड लेबर या वर्कर्स। इस लाइन को जो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है उससे साफ पता चलता है कि महिलाओं को, वुमेन को क्या दिया गया, तो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजंस था, न कि रिजर्व का प्रोविजंस था, रिजर्व सीट्स नहीं था, सेपरेट इलेक्टोरेट्स था। अब इसको समझते हैं और बढ़िया से आगे हम बताते हैं। देखिए सबसे पहले समझते हैं रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्या होता है। इसमें क्या कहता है, कैंडिडेट्स आर फ्रॉम द दैट सोशल सेक्शंस फॉर व्हिच द सीट इज रिजर्व्ड। कहता है कि मान लीजिए पूर्णिया में एक एमएलए का सीट्स है बनमनखी, ये पूर्णिया का एक रिजर्व सीट्स है बनमनखी, ये एससी के लिए रिजर्व है। इसमें जो कैंडिडेट होगा चाहे किसी भी पार्टी का हो वो एससी कम्युनिटी से ही होंगे, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, जनता दल यूनाइटेड का हो या आरजेडी का हो, सारे का कैंडिडेट एससी ही होगा। और वोट देने वाले जितने भी लोग होंगे वो सारे लोग अलग अलग कम्युनिटी के होंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी इथनिसिटी का हो। वो जो वोट देंगे तो इस एससी कैंडिडेट के लिए ही देंगे, जो कि भले ही अलग अलग पार्टी से लड़ रहे हो। हर पार्टी का अपना अपना कैंडिडेट वो एससी कम्युनिटी से ही होगा, पर वोट देने वाले हर कम्युनिटी के लोग होंगे, हर रिलीजन के लोग होंगे। इसको बोलते हैं रिजर्व सीट। समझ में आ गया इसको। अब चलिए हम सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं। कहता है कैंडिडेट ऑफ ए पार्टिकुलर कम्युनिटी कैन ओनली बी इलेक्टेड बाय वोटर्स ऑफ हर हिज कम्युनिटी। मान लीजिए कि एक सीट है, इसका बेस्ट एग्जांपल लेता हूं पाकिस्तान में। हाँ, उस समय की बात कर रहा हूं तो भारत और पाकिस्तान एक ही साथ था और मुस्लिम लीग उस समय बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहा था सेपरेट इलेक्टोरेट का, और उसको खुश करने के लिए ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट ने मुस्लिम लीग को सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान दिया था, मुस्लिम लीग को। तो मान लीजिए पाकिस्तान में एक जगह है पेशावर, या आप और जगह ले सकते हैं मुल्तान के पास, मान लीजिए एक जगह है एक्स करके। एक्स में मुस्लिम कम्युनिटी का लोग खड़ा होगा और इस मुस्लिम कम्युनिटी का जो कैंडिडेट होगा उसको मुस्लिम कम्युनिटी का ही वोटर्स वोट डाल सकता है। इसका मतलब क्या हो गया कि इस पूरे लेजिस्लेशन में मुस्लिम के लिए सीट सेपरेट इलेक्टोरेट के द्वारा डिसाइड कर दिया गया कि आपका ये सीट आपका है, इसमें मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही वोट देंगे। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट। समझ में आया ये बात? इसका मतलब ये है कि सेपरेट इलेक्टोरेट और रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, दोनों अलग चीज है। इसको और अच्छी तरह से समझने के लिए आपको पूना पैक्ट को समझना होगा, जो 1932 में यरवदा जेल में जब गांधी जी थे तो गांधी जी ने ये जो मैकडोनल्ड अवार्ड है, जो मैकडोनल्ड कौन थे, उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने एक अवार्ड लाया था। उसमें कहा था कि जो
हमारे देश के एससी कम्युनिटी के लोग हैं, डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं, उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजंस किया गया था इसमें। तो गांधी जी बोले कि अगर ऐसा होगा कि डिप्राइव्ड सेक्शन के कैंडिडेट को डिप्राइव्ड सेक्शंस के वोटर ही वोट डालेंगे, ऐसे में तो हमारा देश बिखर जाएगा, पॉलिटिकली डिवाइड हो जाएगा। और जब पॉलिटिकली डिवाइड हो जाए तो फिर बड़ा मुश्किल है उसको यूनाइट करना। तो गांधी जी बोले नहीं, ये नहीं चल सकता। बोला कि ऐसा होगा तो हम आजीवन, मतलब जब तक मरते नहीं है तब तक उपवास रखेंगे। और वो बहुत बुरी हालत में चले गए, बहुत दिन तक उपवास रखे। बाबा साहब अम्बेडकर इस सेपरेट इलेक्टोरेट के पक्ष में थे। उनके अपने तर्क थे, उनके तर्क भी गलत नहीं थे। हजारों सालों से जिस तरह से परेशान किया गया था उस आधार पे उनके लॉजिक सही थे, लेकिन भविष्य को ध्यान में रखते हुए यह थोड़ा सा मुश्किल घड़ी था। तो बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी जी ने अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रखे और एक पैक्ट हुआ, पूना पैक्ट। उसमें कहा गया गांधी जी के द्वारा, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी इस बात को मान गए, तो सेपरेट इलेक्टोरेट जो है इसको यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया और जो रिजर्व होता है इस सीट्स को मान लिया गया, है ना। तो ये जो डिबेट है, पूना पैक्ट का जो पूरा इंसिडेंस है, ये पूरा बताता है कि देयर इज ए ग्रेट डिफरेंस बिटवीन सेपरेट इलेक्टोरेट एंड रिजर्व सीट्स। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, ये रिजर्व सीट्स दिया हुआ है, सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 भी गलत है और स्टेटमेंट नंबर 2 भी गलत है, अर्थात डी जो ऑप्शन है यह इसका आंसर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सवाल उठता है कि हमने स्त्री धन क्या है, जो आप थंबनेल पे देख रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। स्त्री धन क्या है? वास्तव में यह एक मैगजीन है और ये वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन जो है उसका मैगजीन था। ये वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन क्या है ये हम आगे बात करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे आज बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, उनका मैगजीन का नाम कमल संदेश है, समझ रहे हैं। तो उसी तरह से ये जो ऑर्गेनाइजेशन था, एसोसिएशन था, इनके मैगजीन का नाम स्त्री धन था। फर्स्ट पब्लिश इन जनवरी 1918 में। इसका पर्पस ये था कि अपने बातों को, अपने डिमांड को लेकर के जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना, ये हर मैगजीन का ये पर्पस होता है। और इसको जो मैगजीन को स्टार्ट करने वाले थे ये थियोसोफिस्ट फेमिनिस्ट थे, मार्गरेट कजन्स एंड डोरोथी जिनाराजदासा। ये दोनों जो थे फेमिनिस्ट थे। इसमें ये जो है ना मार्गरेट कजन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पिक्चर देख रहे हैं ये तो मार्गरेट कजन्स का है, और इस साइड राइट साइड जो पिक्चर देख रहे हैं आप, ये जेम्स एच कजन्स का है। ये दोनों पति पत्नी है। इसकी कहानी आप जानते हैं, जब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर मदनपल्ली गए थे, जो जनगण मन का इंग्लिश में ट्रांसलेशन वहां किए थे, इन्हीं भाई साहब के इन्विटेशंस पे वहां पे गए थे, जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो समझ में आया। तो ये दोनों पति पत्नी का भारत में फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत योगदान है, तो ये याद रखिएगा, कहीं भी पूछा जा सकता है। तो ये कजन्स है। ये जो मैगजीन है ये अगस्त 1936 तक कंटिन्यू रहा। अब हम बात करते हैं वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन का। तो 1917 में मार्गरेट कजन्स जो है इनको फाउंडेड किया था। कहाँ पे? तो अदियार, जो कि जगह है मद्रास के पास, यहाँ पे हुआ था। पर्पस किया था क्रिएट ए व्हीकल फॉर वुमेन टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है उसको इन्फ्लुएंस करने के लिए ये वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो फोकस थीम था वो था इक्वल राइट्स लेना, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, सोशल रिफॉर्म एंड वुमेन सफरेज की बात करना। ठीक है। इसके जो फाउंडिंग मेंबर थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एस अंबुजामल, एनी बेसेंट, कमला देवी चट्टोपाध्याय, मेरी पुणे लोकसे, बेगम हसरत मोहानी, सरलाबाई नाइक। हाँ, उसके बाद है धनवंती रामाराव एंड मुथु लक्ष्मी रेड्डी, मंगलमल सदाशिवेर एंड हीराबाई टाटा। जो एनी बेसेंट है वह इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट थी, इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट थी, और जो हीराबेन टाटा वो इस ऑर्गेनाइजेशन का जनरल सेक्रेटरी थे। क्लियर हो गया ये बात।
ये सारी कहानी मैंने आपको बताया। इस तरह से आपको मैंने डिस्कस किया सारी बात, मतलब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों गलत है। इसका मतलब ऑप्शन जो आंसर है वो सबसे लास्ट डी है। ये सारी बात मैंने आपसे डिस्कस किया। ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन का है, स्त्री धन जो है इसका है, वॉल्यूम ये है, ये सब है। और व्हाट इज स्त्री धन है इसके बारे में हमने बताया। ये जो सिंबल है ये स्त्री इज ए वेरी एम्पावर्ड, ये बहुत ही एम्पावर्ड है, इन स्त्री को बहुत ताकत है। इसको बस एक एसोसिएशन बना करके, एक संगठित रूप लेकर के अपने लिए एक प्रयास करने की जो बहुत ज़रूरत है। एक कमला भसीन का है कि जब लड़कियां बड़ी हुई, एक कविता मुझे याद आ रहा है, जब लड़कियां बड़ी हुई तो उन्होंने देखा तो क्रांतिकारी कह रहे थे कि ये कर दो वो कर दो, लेकिन लड़कियां थी समझदार। उन्होंने उस दीवार पे एक खूंटी लगाई, किसका? शिक्षा का, रोजगार का, और फिर उस खूंटी पे चढ़ करके दीवार को क्रॉस कर गई। तो इसका मतलब क्या है कि आपको शिक्षा से ही आप एम्पावर हो सकते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बोले हैं, शिक्षा वह शेरनी की दूध है जो पी ले तो दहाड़ना शुरू कर देती है। इसीलिए एजुकेशन इज द ओनली एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को बहुत बहुत नमन उनके इस स्टेटमेंट से। देश को आगे ले जाना होगा तो देश के 50% जो महिलाएं हैं उनको एजुकेट करना होगा, उनको एजुकेशन लेना पड़ेगा, एम्पावर्ड होना पड़ेगा, देश की इकोनॉमी में उसको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। तब तक भारत सुपर पावर नहीं होगा। $5 ट्रिलियन का सपना पूरा नहीं होगा। 5 ट्रिलियन का, जब तक कि आप 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को आप मेन स्ट्रीम में शिक्षित करके, एम्पावर करके, इकोनॉमी से उसको जोड़ करके नहीं करेंगे, तब तक फिर $5 ट्रिलियन का जो हमारा लक्ष्य है वो संभव नहीं है। यही सारी बातें हैं फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा एक बहुत ही प्यारा हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना वैल्यूएबल कमेंट दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। थैंक यू डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।